रात के अंधेरे में किसी सुनसान हाईवे पर अकेले गाड़ी चलाने का अनुभव अपने आप में बड़ा अजीब होता है। हाँ, बाहर एकदम गहरा सन्नाटा होता है। बिल्कुल। और अंदर एक इंसान उस धातु के कैबिन में खुद को पूरी तरह से सुरक्षित महसूस करता है। लगता है जैसे वो बाहरी दुनिया से बिल्कुल कट चुका है। एक ऐसे बुलबुले में जहाँ कोई बाहरी खतरा उस तक नहीं पहुंच सकता। वही तो। देखिए, वो एक तरह का मनोवैज्ञानिक सुरक्षा कवच होता है। इंसानी दिमाग की फितरत है कि जो चीजें उसे दिखाई नहीं देती, वो मान लेता है कि उनका अस्तित्व ही नहीं है। हाँ, हम अक्सर ऐसा ही सोचते हैं। उस अंधेरे में, उस खालीपन में दिमाग खुद को ये दिलासा देता है कि कोई हमें देख नहीं रहा है। लेकिन असल में वो शांति अक्सर एक बहुत बड़ा भ्रम होती है। और यही बात एक इन्वेस्टिगेटर के तौर पर मुझे हमेशा परेशान करती है, क्योंकि जब हम न्यूरो डेवलपमेंट, इंसानी मनोविज्ञान और शिकारियों के काम करने के तरीके का गहराई से विश्लेषण करते हैं, तो एक बहुत ही खौफनाक तस्वीर सामने आती है। बिल्कुल, और वो तस्वीर आम सोच से बिल्कुल अलग होती है। रात के उस सन्नाटे में अकेले होना कोई आराम की बात नहीं है, बल्कि वो एक ऐसा स्टेराइल एनवायरनमेंट है जहां कोई शिकारी अपने शिकार को बाकी दुनिया से अलग कर चुका होता है। सही कहा। आज की इस डीप डाइव चर्चा में मैं कुछ बेहद खास केस फाइल्स लेकर आया हूं। हम 3 असली ट्रक ड्राइवर्स, जिनके नाम हार्लिन, पीट हैं और एक अज्ञात ड्राइवर है, उनके साथ रातों रात घटी घटनाओं की पड़ताल खोलेंगे। ये केसेस सच में रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। हाँ, और मेरा मकसद यहाँ कोई डरावनी कहानियां सुनाना नहीं है, बल्कि उस मकड़ जाल को समझना है कि कैसे ये जाल बिछाए जाते हैं। ये एक बहुत ही जरूरी अप्रोच है। मैं एक सेफ्टी एक्सपर्ट के तौर पर जब इन घटनाओं को देखती हूँ, तो ये महज हाईवे रॉबरी के मामले नहीं लगते हैं। तो फिर ये क्या है? ये घटनाएं इस बात का बहुत ही सटीक और डरावना उदाहरण है कि कैसे कुछ अपराधी इंसानी थकान, साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन और सिस्टम के लूप होल्स का एक हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। सिस्टम का मिसयूज, बिल्कुल। तो चलिए इस इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत हार्लन ड्यूक्स की घटना से करते हैं। ये वो रेडियो वाली घटना है ना? हाँ, वही। समय था रात के 1:43। हार्लन एक बेहद सुनसान और अनजान रास्ते पर अपने ट्रक के साथ था। बाहर घोप अंधेरा था और वहां आसपास कोई नहीं होगा। कोई नहीं। और अचानक उसके कैबिन का सन्नाटा टूटता है। उसके सीबी रेडियो पर एक आवाज आती है, एक बहुत ही शांत और ठंडी आवाज। ऐसी जगह पर अचानक किसी की आवाज सुनना ही अपने आप में डरावना है। और वो आवाज कोई आम बातचीत नहीं करती। वो सीधा हार्लन के ट्रक का रंग बताती है, उसकी लाइसेंस प्लेट का नंबर पढ़ती है। अरे बाप रे! और फिर सबसे चौंका देने वाली बात कहती है, वो आवाज बताती है कि ट्रक के अंदर ब्लू पैलेट्स पर एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट रखे हुए हैं। अब देखिए, यहीं पर एक इन्वेस्टिगेटर के तौर पर मेरे कान खड़े हो जाते हैं। क्योंकि वो जानकारी किसी अजनबी के पास किसी भी हालत में नहीं होनी चाहिए थी। बिल्कुल नहीं। वो सारा सामान पूरी तरह से ढका हुआ था। बाहर से कोई भी देखकर ये नहीं बता सकता था कि अंदर क्या है। हाँ, बिना अंदर झांके ये जानना नामुमकिन है। और सबसे बड़ी बात, उस सामान का पूरा मैनिफेस्ट, यानी उसकी सारी कागजी जानकारी हार्लन के ट्रक के ग्लव कंपार्टमेंट में बंद थी। इसका मतलब तो साफ है कि ये कोई अचानक किया गया हमला नहीं था। वही तो मैं कह रहा हूँ। ये जानकारी या तो सोर्स से लीक हुई थी, या फिर कोई बहुत ही गहरे स्तर की प्री मेडिटेटेड सर्वेलेंस चल रही थी। कोई उस पर लगातार नजर रखे हुए था। पर मेरा सवाल यह है कि अगर उन अपराधियों के पास इतनी जानकारी थी और वो घाट लगाकर बैठे थे, तो उन्होंने अचानक हमला क्यों नहीं किया? आपका पॉइंट सही है। रेडियो पर आकर अपनी मौजूदगी का एहसास कराने का क्या तुक था? उन्हें क्या मिल रहा था इससे? देखिए, यहीं से उस साइकोलॉजिकल वॉरफेयर यानी मनोवैज्ञानिक युद्ध की शुरुआत होती है। इसको समझना बहुत जरूरी है। मनोवैज्ञानिक युद्ध। हाँ, शिकारी जब अपने शिकार को घेरता है, तो वो सबसे पहले उसके भागने की उम्मीद को खत्म करता है। अच्छा। जब उस आवाज ने वो सारी गुप्त जानकारी रेडियो पर बोली, तो उनका मकसद हार्लन को रास्ता रोकना नहीं था। उनका मकसद हार्लन के दिमाग को पंगु बनाना था, ताकि वो कोई एक्शन ना ले सके। बिल्कुल। वो ये जताना चाहते थे कि हम तुम्हें देख रहे हैं, हम तुम्हारे बारे में सब जानते हैं और तुम पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में हो। ये तो किसी भी इंसान के सोचने और समझने की क्षमता को सुन करने के लिए काफी है। हाँ, एकदम। और ये बात कितनी सच है, ये हमें अगले ही पल पता चलता है, क्योंकि इसके बाद जो हुआ वो किसी बिल्ली और चूहे के खेल से कम नहीं था। वो काउंटडाउन वाला हिस्सा? हाँ, उस आवाज ने रेडियो पर एक काउंटडाउन शुरू कर दिया।
जब हार्लोन 62 मील प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चला रहा था तो आवाज ने कहा कि आगे आने वाले एक खास मोड़ तक पहुंचने में 14 मिनट बाकी हैं। जाहिर है ऐसी स्थिति में कोई भी घबरा जाएगा। हार्लोन बुरी तरह घबरा गया। उसने भागने की कोशिश में अपनी स्पीड बढ़ाकर 78 मील प्रति घंटे कर दी। उसे लगा होगा कि वो अपनी रफ्तार बढ़ाकर उन्हें पीछे छोड़ देगा। लेकिन ठीक 3 मिनट बाद वो शांत आवाज फिर से रेडियो पर गूंजती है और कहती है कि अब सिर्फ 11 मिनट बाकी हैं। अरे बाप रे! उन्होंने तुरंत उसी सेकंड उसकी नई स्पीड के हिसाब से दूरी और समय की सटीक गणना कर ली। ये डिटेल इस पूरी घटना को एक अलग ही स्तर की दहशत में बदल देती है। बिल्कुल, क्योंकि अंदाजा लगाकर कोई भी दो अलग-अलग स्पीड पर इतना सटीक समय नहीं बता सकता। इसके लिए लाइव डेटा की जरूरत होती है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो सिर्फ दूर से नजर नहीं रखे हुए थे। उन्हें हार्लन की रियल टाइम स्पीड, उसकी सटीक लोकेशन और उस मोड़ तक की दूरी का पूरा गणित पता था। क्या ये किसी ट्रैकर का काम था? ये या तो किसी बहुत ही एडवांस्ड ट्रैकिंग डिवाइस का काम था या फिर कई गाड़ियों का एक कोऑर्डिनेटेड नेटवर्क था जो लगातार डेटा फीड कर रहा था। लेकिन इन सब में एक डिटेल ऐसी है जो मुझे रात रात भर सोचने पर मजबूर कर देती है। कौन सी डिटेल? हार्लन ने उस आवाज से पूछा कि उसने अपना सफर कब शुरू किया था। उस आवाज ने बिना 1 सेकंड की देरी के जवाब दिया, रात के 10:22। और इसमें डरावना क्या है? डरावना यह है कि हार्लन ने यह बात किसी भी इंसान को नहीं बताई थी। उसने अपने डिस्पैचर तक को इस सटीक समय की जानकारी नहीं दी थी। तो कोई ये बात कैसे जान सकता है? अगर हम इसे एक बड़े परिदृश्य में रखकर देखें तो ये साफ हो जाता है कि ट्रैकिंग बहुत पहले शुरू हो चुकी थी। यानी शुरुआत से ही? हाँ, शायद उस यार्ड से ही जहां से ट्रक रवाना हुआ था। वहां कोई ना कोई ऐसा था जो लगातार निगरानी कर रहा था और पल पल की रिपोर्ट आगे दे रहा था। ये पूरा एक ऑर्गेनाइज नेटवर्क लगता है। लेकिन उस रेडियो वाले खेल के पीछे का असली कारण तब समझ में आता है जब हार्लन उस मोड़ पर पहुंचता है। हाँ, जब वो उस मोड़ पर पहुंचता है तो देखता है कि एक बड़ा ट्रक सड़क पर आधा खड़ा है और दोनों लेन पूरी तरह से ब्लॉक हैं। और वहां और भी लोग थे। वहां 4 गाड़ियां खड़ी हैं और कम से कम 5 हथियारबंद लोग बाहर खड़े हैं। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, वो बस उसका इंतजार कर रहे थे। उन्हें पता था कि वो कहाँ आएगा। अगर मैं हार्लन की जगह होता तो शायद मेरा पहला इंस्टिंक्ट ये होता कि ट्रक की स्पीड बढ़ाऊं और उस बैरिकेड को तोड़कर निकल जाऊं, या फिर ट्रक को किनारे खड्डे में उतार दूं। एकदम नेचुरल रिएक्शन है ये। लेकिन हार्लन ने ऐसा कुछ नहीं किया। क्यों? क्योंकि पिछले 14 मिनटों में उसके दिमाग पर जो कॉग्निटिव लोड डाला गया था उसने अपना काम कर दिया था। कॉग्निटिव लोड? हाँ, जब तक वो उस बैरिकेड तक पहुंचा उसका दिमाग हार मान चुका था। इसे साइकोलॉजी में लर्न्ड हेल्पलेसनेस कहते हैं। लर्न्ड हेल्पलेसनेस? हाँ जी। मतलब जब इंसान को ये यकीन दिला दिया जाता है कि उसके बचने का कोई रास्ता नहीं है तो वो लड़ना छोड़ देता है। तो अपराधी यही चाहते थे। बिल्कुल। अगर वो अचानक बैरिकेड लगाते तो हार्लन घबराहट में ट्रक उनके ऊपर चढ़ा सकता था, जिससे उनका बड़ा नुकसान होता। इसलिए उन्होंने रेडियो का इस्तेमाल करके उसे पहले ही मानसिक रूप से तोड़ दिया, ताकि वो बिना किसी विरोध के सरेंडर कर दें। हाँ। लेकिन वो टूटा नहीं, या कम से कम इतना नहीं टूटा कि अपनी जान गंवा बैठे। उसकी जान आखिर बची कैसे? उसकी जान उस एक चीज ने बचाई जो अपराधियों के रडार पर नहीं थी। वो क्या थी? एक सीक्रेट कंपनी ट्रैकर। हार्लन ने अपनी सारी घबराहट के बीच उस पैनिक बटन को दबा दिया जो साधारण सेलफोन के नेटवर्क से बिल्कुल अलग सैटेलाइट के जरिए काम करता था। वाह, ये बहुत बढ़िया कदम था। और दूसरी सबसे बड़ी बात, उसने वहां कोई हीरो बनने की कोशिश नहीं की। उसने अपने कैबिन को अंदर से लॉक किया और पूरे 19 मिनट तक बिना कोई प्रतिक्रिया दिए शांत बैठा रहा। बाहर जो हो रहा था उसे होने दिया। वो 19 मिनट शायद उसकी जिंदगी के सबसे लंबे मिनट रहे होंगे। हाँ, सोचिए उस वक्त उस पर क्या बीत रही होगी। भले ही पीछे से 4 पैलेट्स चोरी हो गए, लेकिन उस सैटेलाइट ट्रैकर के सिग्नल और खुद को कैबिन में बंद रखने के उस फैसले ने उसकी जान बचा ली। बिल्कुल, उसने अपने रूल्स को फॉलो किया। लेकिन इस घटना से एक बात स्पष्ट होती है, हार्लन बच गया क्योंकि वो अपने उस धातु के किले के अंदर ही रहा। हाँ, सुरक्षित। लेकिन क्या हो जब हमलावर आपके किले का शीशा तोड़ने की बजाय आपके दिमाग को इस तरह से मैनिपुलेट करें कि आप खुद उन्हें दरवाजा खोलकर अंदर बुला लें? ये तो और भी खतरनाक स्थिति है। यहीं से इस इन्वेस्टिगेशन का दूसरा पहलू सामने आता है, जहां हथियारबंद लोगों से ज्यादा खतरनाक एक पेन और कागज का टुकड़ा साबित होता है। ये सच में एक बहुत बड़ा बदलाव है खतरे के तरीके में। जब हम शारीरिक खतरे की बात करते हैं तो हमारा दिमाग उसे तुरंत पहचान लेता है और एड्रेनलिन रिलीज करता है। इंसान तुरंत अलर्ट हो जाता है। बिल्कुल।
लेकिन जब जाल कागजी कार्रवाई, नौकरशाही या रूटीन के रूप में बुना जाता है तो दिमाग उसे खतरा मानता ही नहीं है। और यही हमें पीट गैलेगर की घटना की तरफ ले जाता है। समय था रात के 11:40। लोकेशन थी चार्ल्सटन का एक डॉक। इतनी रात गए डॉक पर आना? पीट कई घंटों की लगातार ड्राइविंग के बाद वहां पहुंचा था। वो पूरी तरह से ऑटो पायलट मोड में था। ये थकान की चरम सीमा होती है। हाँ, ये वो स्थिति होती है जहां इंसान की आंखें खुली होती हैं, हाथ स्टीयरिंग पर होते हैं, सब कुछ मैकेनिकली सही चल रहा होता है, लेकिन दिमागी तौर पर इंसान वहां मौजूद नहीं होता। स्लीप डेप्रिवेशन या नींद की कमी इंसान के दिमाग को बहुत बुरी तरह प्रभावित करती है। वो ठीक से फैसले नहीं ले पाता। हाँ, थकान के कारण दिमाग की सजागता बिल्कुल न्यूनतम स्तर पर आ जाती है। उस वक्त इंसान का एकमात्र लक्ष्य होता है कि ये काम किसी तरह खत्म हो और मुझे सोने को मिले। बस अपनी ड्यूटी पूरी करनी है। इसे कॉग्निटिव टनलिंग कहते हैं। इंसान का पूरा ध्यान सिर्फ उस एक आखिरी काम पर केंद्रित हो जाता है और वो आसपास के किसी भी खतरे के संकेत को इग्नोर कर देता है। और अपराधियों को ये बात बहुत अच्छे से पता थी। डॉक बिल्कुल सुनसान था। तभी एक आदमी जो डॉक का वर्कर लग रहा था, पीट के पास आता है। रात के करीब 12 बजे। हाँ, वो उसे डिलीवरी मैनिफेस्ट का एक क्लिपबोर्ड पकड़ाता है और साइन करने को कहता है। अब ध्यान दीजिएगा, वो कागज बीच में से मुड़ा हुआ था। अरे, यही वो फंडा था। पीट को याद था कि उसके ट्रक में 31 बॉक्स लोड हुए थे। उसने देखा और साइन कर दिया। लेकिन कुछ ही मिनटों बाद वहां अचानक फेडरल एजेंट्स की गाड़ियां आ जाती हैं। इतनी जल्दी? बिल्कुल। और जब वो उस क्लिपबोर्ड को चेक करते हैं तो उस मुड़े हुए हिस्से के नीचे 31 नहीं बल्कि 48 बॉक्स लिखे हुए थे। ये एक बहुत ही शातिर तरीका है इंसान की कंप्लायंस यानी नियम मानने की आदत का फायदा उठाने का। हाँ, बिना सोचे साइन कर देना। थका हुआ दिमाग संघर्ष नहीं चाहता, वो बहस नहीं करना चाहता, वो बस उस कागज पर साइन करके वहां से निकलना चाहता है। और वो साधारण सा पेन और एक मुड़ा हुआ कागज उस थके हुए ड्राइवर के लिए सबसे बड़ा फंदा बन गया। बहुत बड़ी साजिश का शिकार हो गया वो। लेकिन यहाँ जो टाइमिंग है वो एक इन्वेस्टिगेटर के तौर पर मेरे होश उड़ा देती है। टाइमिंग में क्या गड़बड़ थी? अगर कोई इसे सिर्फ एक इत्तेफाक या मौके का फायदा उठाना समझे तो वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। फेडरल एजेंट्स ने बाद में बताया कि उन्हें एक एनोनिमस टिप मिली थी। अच्छा, किसी अनजान शख्स ने टिप दी थी। और वो टिप पीट के वहां पहुंचने से 40 मिनट पहले आ चुकी थी। क्या बात कर रहे हैं, 40 मिनट पहले? इतना ही नहीं, जब सिक्योरिटी फुटेज खंगाली गई तो पता चला कि उस फर्जी वर्कर ने पीट के ट्रक के पहुंचने से 1 घंटा 20 मिनट पहले ही 17 बॉक्स कहीं और से अलग करके चुरा लिए थे। अरे बाप रे! ये तो बिल्कुल एक जादूगर के मिसडायरेक्शन जैसा था। ये एनालॉजी एकदम सटीक है। एक जादूगर आखिर क्या करता है? वो अपने दाएं हाथ से कोई तेज आवाज करता है या कोई रुमाल लहराता है ताकि देखने वाले का सारा ध्यान उस दाएं हाथ पर रहे। बिल्कुल, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए। और इसी बीच उसका बायां हाथ बड़ी सफाई से आपकी घड़ी चुरा लेता है। यहाँ पर वो मुड़ा हुआ क्लिपबोर्ड और डॉक पर साइन करने की प्रक्रिया वो दायां हाथ थी। और बायां हाथ वो चोरी थी जो पहले ही हो चुकी थी। हाँ, चोरी तो 1 घंटे पहले ही बाएं हाथ से हो चुकी थी। वो सिर्फ एक ऐसे मोहरे की तलाश में थे जिसे बलि का बकरा बनाया जा सके। पूरा ढांचा पहले से तैयार था। उन्हें बस एक थके हुए ड्राइवर की जरूरत थी। और इसका अंजाम क्या हुआ? अंजाम बहुत बुरा था। भले ही बहुत बाद में जाकर अपराधी पकड़े गए, लेकिन उस रात की थकान और उस एक साइन की वजह से पीट को 15 दिन का सस्पेंशन झेलना पड़ा। किसी की गलती और सजा किसी और को। पूरे 5 महीने तक उसके ऊपर एक सिविल केस चलता रहा, जिसकी वजह से उसका एक बहुत ही अहम प्रमोशन रुक गया। सोचिए, एक छोटी सी चूक ने उसकी जिंदगी को महीनों तक पटरी से उतार दिया। ये दिखाता है कि कैसे सिस्टम का एक छोटा सा दुरुपयोग किसी आम इंसान की जिंदगी तबाह कर सकता है। एकदम सही कहा। लेकिन अगर हम शारीरिक नाकेबंदी और कागजी जाल से आगे बढ़ें, तो एक और तरीका है जो इन सबसे ज्यादा खतरनाक है। क्या आप उस तरीके की बात कर रही हैं जहां जाल बिछाने वाला किसी सरकारी वर्दी में होता है? हाँ, बिल्कुल। सच कहूं तो ये आयाम सुरक्षा की पूरी नींव को ही हिलाकर रख देता है, क्योंकि यहाँ तो हमलावर उस रूप में आता है जिसे हमने बचपन से रक्षक मानना सीखा है। वही तो सबसे बड़ा खतरा है। जब खतरा अथॉरिटी का रूप लेकर आता है तो इंसान के बचने की सारी गुंजाइश खत्म हो जाती है। और यही हमारी तीसरी केस फाइल है। एक अज्ञात ड्राइवर कैंसस से ओक्लाहोमा के रूट पर जा रहा था। उस रूट पर तो काफी ट्रक चलते हैं। हाँ, रास्ते में एक वे स्टेशन आता है जो कि पूरी तरह से खाली और सुनसान था। तभी वहां से एक एजेंट बाहर आता है। उस वक्त स्टेशन खाली क्यों था? पता नहीं, लेकिन उसकी वर्दी दूर से बिल्कुल असली लग रही थी।
सही रंग की शर्ट, सही रिफ्लेक्टिव वेस्ट। लेकिन जब वो ट्रक के पास आया तो कुछ अजीब था। अजीब क्या था? उस ड्राइवर ने गौर किया कि उस एजेंट के बेल्ट पर कोई रेडियो नहीं था, और सबसे बड़ी बात, उसका बैज उल्टा लटका हुआ था, जिसकी वजह से उसका आईडी नंबर छिप गया था। अब देखिए, यहाँ मनोविज्ञान का एक बहुत ही दिलचस्प और डरावना सिद्धांत काम करता है, जिसे अथॉरिटी बायस कहते हैं। अथॉरिटी बायस, थोड़ा इस बारे में समझाइए। विकासवादी दृष्टिकोण से हमारे समाज का पूरा ढांचा इस बात पर टिका है कि हमें वर्दीधारी लोगों के आदेशों का पालन करना है। हाँ, हम बचपन से यही सीखते हैं। जब कोई वर्दी पहन के हमारे सामने आता है तो हमारे दिमाग का वो हिस्सा जो सवाल पूछता है, जो संदेह करता है, वो कुछ पलों के लिए शट डाउन हो जाता है। हम अंधा भरोसा कर लेते हैं। दिमाग एक शॉर्टकट लेता है कि वर्दी मतलब सुरक्षा और वर्दी मतलब आदेश का पालन। और यही बात मुझे सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेट करती है। उस फर्जी एजेंट ने ड्राइवर से कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगा, कोई पेपर वर्क या लॉगबुक चेक नहीं की, सिर्फ वर्दी के दम पर उसने बस एक आदेश दिया कि पीछे जाकर कार्गो होल्ड खोलो, और उस ड्राइवर ने बिना कोई सवाल किए, बिना कोई प्रोटोकॉल फॉलो किए दरवाजा खोल दिया। उसने सोचा भी नहीं होगा कि ये कोई नकली एजेंट हो सकता है। एक पेशेवर इंसान जो सालों से इस फील्ड में है, वो वर्दी देखकर इतना अंधा कैसे हो सकता है कि बुनियादी नियमों को पूरी तरह से भूल जाए? क्योंकि हमारा दिमाग हमेशा कॉन्फ्लिक्ट यानी टकराव से बचना चाहता है। मतलब हम बहस नहीं करना चाहते। बिल्कुल, उस ड्राइवर के दिमाग ने तुरंत ही रैशनलाइज कर लिया होगा कि हो सकता है कोई नया एजेंट हो, या हो सकता है इसका रेडियो खराब हो गया हो। हाँ, खुद ही एक्सक्यूजेस बना लेते हैं। हाँ, दिमाग उन लाल झंडियों को नजरअंदाज करने की पूरी कोशिश करता है, क्योंकि अगर वो उन पे सवाल उठाएगा तो उसे एक अथॉरिटी फिगर से बहस करनी पड़ेगी, जो कोई नहीं करना चाहता। और अपराधी हमारे इसी संकोच का फायदा उठाते हैं। एकदम। लेकिन इस कहानी में आगे क्या हुआ? इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि जब वो फर्जी एजेंट कार्गो के अंदर था, तभी अचानक वहां एक असली पुलिस की गाड़ी गश्त लगाते हुए आ गई। अरे वाह, ये तो किस्मत की बात थी। और उस असली पुलिस के आने के बाद जो खुलासा हुआ, वो सच में चौंकाने वाला था। उस फर्जी एजेंट ने कार्गो के अंदर से कोई भी सामान चोरी नहीं किया था। अगर चोरी नहीं की तो वहां कर क्या रहा था? उसने उस कार्गो के भीतर एक हाईटेक ट्रैकर प्लांट कर दिया था। हे भगवान, आप इस साजिश की गहराई देखिए। ये सिर्फ एक मौके का फायदा उठाना नहीं था, ये एक लंबा खेल था। ये एक बहुत बड़ा ऑपरेशन था। वो उस वे स्टेशन का इस्तेमाल सिर्फ ट्रक के अंदर अपनी आंखें स्थापित करने के लिए कर रहे थे, ताकि जब वो ट्रक आगे किसी सुनसान सड़क पर जाए तो उसे पूरी तैयारी के साथ लूटा जा सके। अगर वो असली पुलिस की गाड़ी वहां इत्तेफाक से नहीं आती तो ये एक परफेक्ट क्राइम होता। बिल्कुल, और किसी को भनक तक नहीं लगती। जब हम इन तीनों खौफनाक घटनाओं का एक साथ विश्लेषण करते हैं तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। क्या? इन घटनाओं ने इन ड्राइवर्स के काम करने के तरीके को हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने अपने लिए कुछ ऐसे कड़े नियम बनाए, कुछ ऐसे हार्ड वोन प्रोटोकॉल स्थापित किए, जो उन्होंने बहुत भारी कीमत चुकाकर सीखे थे। कि नजरिए को जड़ से बदल देते हैं। वो समझ जाते हैं कि जिस सिस्टम पर वो भरोसा कर रहे थे, वो कितना खोखला है। जैसे हार्लन की बात ले लीजिए, उसने उस रात के बाद अपना सीबी रेडियो हमेशा के लिए बंद कर दिया। उसने तय कर लिया कि वो सन्नाटे को बर्दाश्त करेगा, लेकिन किसी अनजान आवाज को अपने दिमाग में घुसने नहीं देगा। ये उसका तरीका था उस साइकोलॉजिकल वॉरफेयर से बचने का। बिल्कुल। और पीट ने एक सख्त नियम बना लिया कि वो डॉक पर किसी भी कर्मचारी के पेन का इस्तेमाल नहीं करेगा, और साइन करने से पहले मैनिफेस्ट के आगे और पीछे की पूरी फोटो लेगा। बहुत जरूरी नियम है ये, कंप्लायंस ट्रैप से बचने के लिए। और उस तीसरे ड्राइवर ने तो अपनी सुरक्षा का एक पूरा सिस्टम ही बना लिया। अब बिना एजेंट के रेडियो को चेक किए और उसके बैज की स्पष्ट फोटो लिए वो अपने ट्रक के कैबिन से बाहर कदम तक नहीं रखता। ये सभी प्रोटोकॉल बहुत जरूरी हैं, लेकिन इस पूरी चर्चा का जो सबसे अहम और गहरा बिंदु है, वो एक बहुत ही छोटे से पल में छुपा है। मैं उसे 3 सेकंड कहती हूँ। 3 सेकंड? इसका क्या मतलब है? देखिए, उस तीसरे ड्राइवर ने पुलिस को दिए अपने बयान में एक बहुत ही गहरी बात स्वीकार की थी। उसने क्या कहा था? उसने कहा कि जब वो कैबिन में बैठा था और उसने उस एजेंट का उल्टा बैज देखा, तो उसने पूरे 3 सेकंड के लिए सोचा था कि कुछ गलत है। उसके अंदर से आवाज आई थी? हाँ, उसके अंदर से आवाज आई थी कि ये स्थिति सामान्य नहीं है। उसकी सहज वृत्ति यानी उसकी इंट्यूशन उसे चेतावनी दे रही थी। लेकिन उसने उस आवाज को दबा दिया? बिल्कुल, उसने उन 3 सेकंड की चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और ट्रक का दरवाजा खोल दिया। मेरा यही सवाल है, ऐसा क्यों होता है कि जब हमारी अंदर की आवाज चीख चीख कर कह रही होती है कि कुछ गलत है,
तब भी हम उसे अनसुना कर देते हैं? क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा, हम सामाजिक असहजता से बचना चाहते हैं। हम अजीब नहीं दिखना चाहते। हम चाहते हैं कि सब नॉर्मल लगे। हाँ, हम अपनी दिनचर्या में किसी भी अजीब चीज को नॉर्मल मान लेने की कोशिश करते हैं। वो 3 सेकंड जहां इंसान को कुछ अजीब महसूस होता है और फिर वो उसे खारिज कर देता है, वही वो समय होता है जब वो एक इंसान से एक शिकार में बदल रहा होता है। और ये बात सिर्फ हाईवे पर चलने वाले ट्रक ड्राइवर्स तक सीमित नहीं है। हम सबकी रोजमर्रा की जिंदगी में कभी ना कभी ऐसे 3 सेकंड आते हैं। बिल्कुल, हर किसी के साथ होता है ये। ऑफिस में कोई अजीब सा कॉन्ट्रैक्ट साइन करते वक्त, रात को किसी सुनसान गली से गुजरते वक्त, या फिर किसी अनजान व्यक्ति के जरिए भेजे गए किसी लिंक पर क्लिक करते वक्त। हाँ, हमारा दिमाग हमेशा हमें एक सिग्नल देता है। एक पल आता है जहां कुछ बहुत अजीब लगता है, लेकिन हम अपनी थकान, अपने संकोच या लोग क्या सोचेंगे, इस डर के कारण उस इंट्यूशन को इग्नोर कर देते हैं। और यही सबसे बड़ी भूल होती है। अगर हम इन सभी केस फाइल से एक अंतिम निष्कर्ष निकालें, तो वो एक ऐसा विचार है जो भविष्य की सुरक्षा को लेकर बहुत बड़े सवाल खड़े करता है। वो विचार क्या है? मैं सच में जानना चाहता हूँ। इन कहानियों में सबसे डरावनी बात ये नहीं है कि अंधेरे में अपराधी छुपे हैं। तो डरावनी बात क्या है? सबसे डरावनी बात ये है कि अपराधियों ने समझ लिया है कि इंसान का दिमाग भरोसे और रूटीन पर कैसे काम करता है। अब जरा इसे आज के डिजिटल युग से जोड़कर देखिए। मतलब इंटरनेट और टेक्नोलॉजी की दुनिया से? बिल्कुल। अगर एक साधारण सा दिखने वाला मुड़ा हुआ क्लिपबोर्ड या $10 का एक नकली बैज किसी इंसान की सहज वृत्ति को उसके डिफेंस मैकेनिज्म को पूरी तरह से डिसेबल कर सकता है, तो सोचिए कि आज के समय में डिजिटल दुनिया में क्या हो रहा है। जहां डीप फेक्स और एआई वॉइस क्लोनिंग का इस्तेमाल हो रहा है। अब शिकारियों को किसी सुनसान हाईवे की जरूरत नहीं है। वो तो घर बैठे हमें निशाना बना सकते हैं। हाँ, वो आपके फोन पर आपके बॉस की, आपके किसी करीबी की बिल्कुल असली जैसी आवाज बनाकर आपको आदेश दे सकते हैं। ये तो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला विचार है, क्योंकि वहां तो कोई उल्टा बैज भी नहीं होगा जिसे देखकर हम 3 सेकंड के लिए रुक सकें। एकदम सही। जब वो फर्जी वर्दी हमारी आंखों को धोखा दे सकती है, तो सोचिए जब हमारी आंखों और कानों में पहुंचने वाला डिजिटल डेटा ही पूरी तरह से मैनिपुलेटेड होगा, तब हमारी इंट्यूशन कैसे काम करेगी? फिर हम खुद पर भरोसा कैसे करेंगे? वही तो, हमारी सुरक्षा का वो 3 सेकंड का अलार्म सिस्टम ऐसी चीजों के खिलाफ कैसे बचेगा जो बिल्कुल असली लगती हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि जिस चीज को हम अपनी सुरक्षा का आधार मानते हैं, वो कितनी आसानी से हैक की जा सकती है। हाँ, ये कड़वा सच है। और शायद हाईवे की ये घटनाएं तो सिर्फ एक शुरुआत हैं। असली खतरा तो उस जाल में है जिसे हम अपनी आंखों से देख ही नहीं सकते। और उस जाल से बचने का एक ही तरीका है कि हम अपनी अंदर की आवाज को सुने। बिल्कुल, उन 3 सेकंड की कीमत को समझे। इसी विचार के साथ हम आज की इस डीप डाइव चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। अगले केस तक जब भी वो 3 सेकंड की आवाज आए तो उसे अनसुना मत कीजिएगा।